लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। आज हम थोड़ा सा टाइम पे हैं कंपैरेटिवली रोज के मुकाबले, है ना। और कोशिश रहेगी धीरे धीरे बिल्कुल 9 बजे ही शुरू कर पाएं क्लास। जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड, और विद आंसर्स आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। कल वाला पीडीएफ पेंडिंग है नो, बट वो भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये सीटेट का बैच है जिसमें एडमिशन ओपन है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां एनरोल करके आप वेबसाइट से लेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बैच पे। सभी टीचर्स, सारे नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ उसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से और समझते हैं कहानी क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थियरी। क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं है, समझना है ना। Which of the following is a limitation of Piaget's theory of cognitive development? जो पियाजे की theory of cognitive development या intellectual development का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सी एक सीमा है पियाजे की थियोरी की। यानी वो सचिन और सीमा वाली कहानी नहीं है, ये लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम है या जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, रुकावट है एक तरह से पियाजे की थियोरी में, वो हमसे पूछा है यहाँ। पहला ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो पियाजे की थियरी है वो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में ध्यान नहीं रखती है, जो कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि बच्चे के पक्ष में है पियाजे, और जो व्यक्ति बच्चे के पक्ष में होगा उसको एक्टिव रखने की बात करेगा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात करेगा, है ना। तो ये कहना तो गलत होगा कि लिमिटेशन है, ये ऐसा नहीं है। इट ओवर एम्फसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया है, ये भी कहना गलत होगा, जो कि 45% लोग कह रहे हैं। ये एकदम गलत बात है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये पियाजे की थियरी का इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया हो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, ऐसा नहीं है। इवन जो 4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने पियाजे की थियरी हमने अभी कंप्लीट की है बैच में, और प्रॉपर तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया, 4 से 5 दिन लगाए हैं प्रॉपर। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी जो लोग बैच में हैं या प्रीवियसली अगर यूट्यूब पे देखा हो कि आपको पता है ये 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थियरी में। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और आपका इक्विलिब्रियम। इसमें लैंग्वेज नहीं आता, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया उनकी थियरी में, ओवर एम्फसाइज नहीं किया गया, महत्व दिया गया, बहुत महत्व नहीं दिया गया। थर्ड ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी जो जेनेटिक्स है, जो हेरिडिटी है, वो महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा पियाजे कहते हैं, है ना। जो आपका इवन मैचुरेशन जो पहला फैक्टर है, मैचुरेशन किससे रिलेटेड है? हेरिडिटी से, आपकी आनुवांशिकता से, आपके जीन्स से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने हेरिडिटी को महत्व ना दिया हो, महत्व दिया है, खूब अच्छा खासा महत्व दिया है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ये पियाजे की थियरी के बारे में सही नहीं है। उसकी लिमिटेशन तो भाई, मेरी लिमिटेशन तो कोई चीज तब होगी ना जब मैं कोई काम करती हूँ, जो मेरे नेचर में नहीं है जो चीज, वो लिमिटेशन कहां से हो गई मेरी, है ना। जो मेरी क्षमताओं में नहीं है या जो है ही नहीं आसपास तक, दूर दूर तक। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी, या फिर अगर मैं बात करूं जिस चीज की मैंने बात की हुई है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिमिटेशन थोड़ी हो सकती है, जो स्ट्रेंथ है हो सकती है, बट नॉट इन दिस सेंस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज के कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखती है। ये बात एकदम सच है। बेशक इन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को यहाँ पे 4 फैक्टर्स में रखा हो, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना वाइगॉस्की ने दिया है समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया को। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जब भी हम पियाजे की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। सोशल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है समाज में या एक्टिविटी करके सीख रहा है एनवायरमेंट में अपने, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको सिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महत्व इन्होंने इस चीज को नहीं दिया कि जो कल्चर है या सोसाइटी है बहुत महत्वपूर्ण है विकास में, ऐसा पियाजे नहीं कहते, ये बात वाइगॉस्की कहते हैं, और यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। आधे लोग भी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। कहने को हमें लग सकता है कि यार आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम आसान सवालों के भी जवाब जो हमें लग रहे हैं आसान है और जवाब हम फिर भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब गड़बड़ है, कहीं सीखने में हम ठीक से नहीं सीख रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं या ठीक से हमने पढ़ा नहीं है, सही जगह से नहीं पढ़ा है। कई रीजंस इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में 5 नंबर का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम हिंदी में लिख देते हैं ये लोग, लेकिन पाठ्यचर्या है, करिकुलम जो है वो पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम तो जस्ट एक हिस्सा है, यानी सिलेबस तो जस्ट एक हिस्सा है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का,
ठीक है ना। तो समावेशन के संदर्भ में करिकुलम में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सिलेबस में सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं उतना है। करिकुलम में तो स्कूल में प्रार्थना से लेके, प्रेयर से लेके, असेंबली से लेके, जितनी भी एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स से लेके, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सब करिकुलम का हिस्सा है। ठीक, सिलेबस एक छोटा सा पार्ट है करिकुलम का जिसमें हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, जो पाठ्यचर्या में सीखने की अपेक्षाएं हैं, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डैश में तो समान है, व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। किस में समान है? फटाफट से बताओ, सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं? ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। किसमें? देखो, ये जो आकांक्षाएं हैं समान किसमें है? एकोमोडेट करने में, कि हर एक बच्चा जो है पढ़ पाए, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एकोमोडेशन में समान है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, हर बच्चा इंक्लूड कर पाए हम। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे गिफ्टेड बच्चा है, स्लो सीखता है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है यानी गिफ्टेड है, या फिर एवरेज बच्चा है, हर तरह का बच्चा सीखेगा, नॉर्मल और स्पेशल सभी तरह के बच्चे। तो एकोमोडेट करना है सबको, इस बात में इक्वल है ये चीज। जो इंक्लूजन है वो कहता है कि सबको करिकुलम एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड करने को लेकर सबसे बराबर है। लेकिन व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट, किसमें डिफरेंट है? मॉडिफिकेशन में, यानी सिस्टम में चेंज लाने में, संशोधन में भिन्न है। संशोधन में भिन्न है। वहीं अगर मैं बात करूं समायोजन में समान है, क्योंकि हर बच्चे को समायोजित करना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, क्लास में एडमिशन भी देना है, उसको सिखाना भी है। तो समायोजन तो सबका करना है, लेकिन क्या सबका समायोजन सेम मेथड से करना है? सबको सेम तरीके से पढ़ाना है? नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन लगेगी। मॉडिफिकेशन में विभिन्नता होगी, मॉडिफिकेशन में डिफरेंस होगा कि जो बच्चा, जिसको देखने में दिक्कत है हम उसको आगे बिठा रहे हैं, जिसको सुनने में दिक्कत है हम उसको थोड़ा सा लाउड या क्लियर भी बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं बट थोड़ी सी पिच अपनी हाई रख सकते हैं, उसको आगे बिठा सकते हैं, एक यू टाइप का यूज या सर्कल शेप जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, एक्टिविटीज में भी शामिल करा सकते हैं। कोई बच्चा है जो व्हील चेयर पे है तो उसको भी फुटबॉल अगर खिला रहे हैं तो ग्रुप में उसको भी शामिल कर सकते हैं कि पास करने का मौका मिल जाए उसको, है ना। यानी हर बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, बस तरीके डिफरेंट हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा। एकोमोडेट सबको करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मॉडिफिकेशन में सेम है, सबके लिए सेम कैसे हो जाएगा? फिर तो मॉडिफिकेशन सेम हो गई, इसका मतलब सबके लिए सीढ़ियां लगा दी। अब जिस बच्चे को व्हील चेयर लेके आना है स्कूल में वो कैसे चढ़ेगा सीढ़ियों से? उसको तो रैंप लगाना था। तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट है, एकोमोडेशन सबके लिए सेम है। ठीक, एनरिचमेंट और एक्सेलरेशन एनरिचमेंट प्रोग्राम में ही आता है। गिफ्टेड बच्चों के लिए हम यूज करते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। हम होता है ना, एक क्लास जंप करा दी, एक साल में 2 क्लास कर ली, तो जो बच्चे जल्दी सीखते हैं उनको हम एक्स्ट्रा चीजें भी करा देते हैं कम समय में। तो वो है एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर एक्सीलरेशन की बात होती है। तो ये 2 बातें हमने सीखी। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। देखना, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, वो आपको, क्योंकि एक आसान एक मुश्किल, 2 क्वेश्चन इजी आ गए, फिर एक मुश्किल आ गया, इस तरह से चलेंगे। Which of the following statements is correct in the context of hearing impairment? यानी श्रवण दोष के बारे में या श्रवण हानि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी वो बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है उसके बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज समझते हैं, सांकेतिक भाषा, जिसमें हम, आपने न्यूज में कभी देखा हो, डेफ एंड डम लोगों के लिए, मूक बधिर बच्चों के लिए यूज की जाती है, जिसमें हम बोल नहीं रहे, अपने हाथों से, संकेतों से, जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं, जैसे न्यूज में भी वो साइन लैंग्वेज होती है ना। लेकिन वो हियरिंग इंपेयर्ड के लिए नहीं। हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब है उसको सुनाई तो देता है लेकिन कुछ हद तक बाध्यता है, दिक्कत है ना। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पा रहा या बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। तो वो तो जब बच्चा बोल नहीं पाता, डेफ एंड डम है, मूक बधिर है, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, तब साइन लैंग्वेज का यूज होता है। हियरिंग इंपेयर्ड के केस में थोड़ी क्या ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयर्ड को आप ये करा देंगे, गलत हो जाएगा। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये बात हमें सही लग रही है ना। देखो आप लोग कितना गलत आंसर कर रहे हो यार आज, है 52% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इसमें। कैसे, कहां, कौन से नशे हैं भैया, इतना गलत जवाब कैसे दे पा रहे हो, हैं कहां पढ़ रहे हो आजकल? देखो एक बार, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बेवकूफी हो जाएगी, मूक बधिर बच्चों के लिए होती है सांकेतिक भाषा, ना कि हियरिंग इंपेयर्ड के लिए। समझ रहे हो? तो क्यों करेंगे भाई साइन लैंग्वेज का यूज? साइन लैंग्वेज का यूज तो डेफ एंड डम के लिए, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, उनके लिए हम जनरली करते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए थोड़ी करेंगे कि सुनने में दिक्कत है। हियरिंग इंपेयर्ड के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो बोल सकता है, सुनने में तो दिक्कत है। दूसरा क्या है, मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो हियरिंग एड आते हैं।
थोड़ा अगर कम दिक्कत है सुनने में, मतलब पूरी तरह से गायब नहीं है जो सुनने की क्षमता है, तो आगे बिठा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो ये तो नहीं करेंगे कि सीधा साइन लैंग्वेज का यूज कर दो। बच्चे को, जो भी हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, श्रवण दोष वाला बच्चा है, उसको प्रभावी ढंग से संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, ये बात सच है। कम्युनिकेट करने में क्या, कम्युनिकेशन क्या है भाई, संचार क्या है, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को सुन के समझना और अपने विचार को विमर्श कर पाना, आदान प्रदान कर पाना विचारों का। अब अगर मान लीजिए मुझे सुनने में दिक्कत है तो मैं ठीक से सुन नहीं पाऊंगी। जैसे मैं अपनी नानी का बहुत बार एग्जांपल देती थी, अब तो वो रही नहीं, कि उनको सुनने में दिक्कत थी बहुत सालों से। तो हम मान लीजिए कहते कुछ है और वो सुनती कुछ थी, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। फोन पे तो स्पेशली कभी बात ठीक से हो ही नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि उनको लाउड बोलना पड़ता था, फिर कई बार समझाने में टाइम लगता था। तो ये क्या है भाई, हियरिंग इंपेयरमेंट में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे कुछ का कुछ, सामने वाला कुछ कह रहा है आप कुछ कहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। ये बेवकूफी है, ये आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण कर लो। भाई अगर हियरिंग इंपेयरमेंट है, उसको पहले ही दिक्कत है और आपने लाउड नॉइज डीजे बजा दो उसके कान पे, तो ये बेवकूफी है ना। बच्चों को प्रताड़ित थोड़ी करना है, उसको ह्यूमिलिएट थोड़ी करना है, तो ये गलत तरीका है। उसके अलग आप लैब में ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, वहां पे वो जांच करेगा। ये थोड़ी डीजे बजा के चेक करो आवाज आ रही है कि नहीं, है जितनी आ रही होगी वो भी खराब हो जाए। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट है मुनि, हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ये बहुत लोगों ने सही आंसर मान लिया था शुरुआत में। देखो ऐसा नहीं होता, कई कारण होते हैं, कई बार हेरिडेटरी से लेके, एनवायरमेंटल से लेके और फिजिकल प्रॉब्लम से लेके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, अगर मैं कहूं इंपेयरमेंट के लिए। तो शारीरिक समस्या के कारण ही होता है, जरूरी नहीं है। कई बार आपको मिलेगा कि कोई कान में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल दिक्कत कोई नहीं दिखेगी, कोई और दिक्कत हो सकती है, कोई जेनेटिक दिक्कत हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई चीज जिसकी वजह से फंक्शन करने में दिक्कत हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा शारीरिक दोष ही मिलेगा उन बच्चों में जिनको सुनने में दिक्कत है, तो उनके कान में भी कोई फिजिकल दिक्कत होगी कि ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा एंड ऑल। नहीं, कई बार हम ज्यादा शोर में रहते हैं, उससे भी हमारी क्षमता कम हो सकती है। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा कहना। ये देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे ऑप्शंस, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये आजकल के जमाने का क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाने लगा है। ठीक है जी, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students? वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, हम कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड हैं, इनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो सब में है ही नहीं, है ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन हो सकते हैं। हालांकि एजुकेशन ने तो उनको कह दिया था कि भाई ये तो किसी लायक नहीं है, ले जाइए इनको। जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जनरली हम उनको मानते हैं कि गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड में भी 3 प्रकार हैं कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं जैसे सचिन तेंदुलकर तो वो भी गिफ्टेड की कैटेगरी में है, और जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, ये मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको, इतने आप जवाब दीजिए। तो गिफ्टेड की भी कैटेगरी में 3 प्रकार आते हैं। जनरली हम गिफ्टेडनेस को मान लेते हैं कि आईक्यू ज्यादा है, तो वो सामान्य भाषा में जिसका आईक्यू ज्यादा है वो गिफ्टेड है। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है गिफ्टेडनेस में। एक है आपका जो क्रिएटिव बच्चा है, जो डाइवर्जेंट थिंकर है, कुछ अलग अलग दिशाओं में सोचता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बना दिया, है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। टैलेंटेड बच्चा, टैलेंटेड किसी एक फील्ड में, डांस में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो दूसरा प्रकार है। ठीक है जी। तीसरा क्या हो सकता है आपका, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनको हम जनरली गिफ्टेड मान लेते हैं कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, जो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, बौद्धिक रूप से बेहतर बच्चे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों गिफ्टेड में आते हैं। तो यहाँ पे आईक्यू जिसका ज्यादा जनरली हम मान रहे हैं कि गिफ्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं गिफ्टेड बच्चों के बारे में, वो कैसे अलग होते हैं दूसरे बच्चों से। पहला ऑप्शन है एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की उन्नत गहराई। ज्यादातर क्वेश्चंस में जब गिफ्टेड की बात करेगा तो आप मान के चलिएगा कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट की बात ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, कि जिनका आईक्यू ज्यादा है। क्रिएटिव और टैलेंटेड की बात जनरली ये क्वेश्चंस में कम करते हैं, बट वो भी इसी के अंदर आते हैं। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की उन्नत गहराई, यानी इनकी समझ बाकियों से ज्यादा अच्छे से डेप्थ में समझते हैं ये चीजों को। अंडरस्टैंडिंग बेटर है लेवल, बिल्कुल सही है। ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी सीखते हैं। अगर किसी को 15 मिनट लग रहे हैं, ये 10 में सीख लेंगे, हो सकता है 5 में भी सीख लें, है ना।
होते ना कुछ बच्चे क्लास में इतने आप सवाल लिखना शुरू कर रहे हैं, ये कंप्लीट करके आंसर बता देंगे। तो फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं होता कि हायर डिपेंडेंस, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होती सीखने के लिए, इनको सीखना है कुछ भी करके सीख लेंगे। तो ऐसा नहीं, अत्यधिक निर्भरता है कि बिना ट्यूशन के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर फोर्थ है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि फिजिकल डेवलपमेंट तीव्र शारीरिक विकास ही होगा। अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर लें तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हुआ था? नहीं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि शारीरिक विकास बहुत तेजी से ही होगा इनका। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, ए एंड बी, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन एकदम ठीक है, ऊपर के दोनों ठीक थे कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, जल्दी सीख जाते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन है कथन और रीजन है कारण। कथन क्या है? एवरी ईयर लता अ क्लास 7 teacher invites a female maths professor and a male nurse to her class to discuss careers in the fields। हर साल 7वीं कक्षा की एक टीचर है लता, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और वो क्या करती है, हर साल एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये कहा जाता है कि गणित में महिलाएं कमजोर होती हैं, लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। इसके पीछे रीजंस हैं कि आपने मौके दिए कि नहीं, उनको वो माहौल मिला कि नहीं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर यही फैक्ट होता तो हम शकुंतला देवी की बात करते हैं या और बहुत सारे मैथमेटिक्स में प्रोफेसर्स मिल जाएंगे तो जो फीमेल्स हैं। तो टीचर क्या कर रही है, ऐसा उदाहरण लेके आ रही है जिससे स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके, जो रूढ़िबद्धता है उसको खत्म किया जा सके। तो वो एक गणित की महिला प्रोफेसर को लेके आ रही है बजाय कि मेल प्रोफेसर के, क्योंकि मेल प्रोफेसर लाना नॉर्मल है कि गणित में ठीक है, मेल तो ठीक होते हैं, ये धारणा है ना। और एक पुरुष नर्स को इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए, अब जनरली हम देखते हैं नर्सेज के नाम पे हमारे दिमाग में क्या आता है, सिस्टर, मतलब हॉस्पिटल्स में अगर नर्सेज हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टर ही होंगी, मतलब फीमेल ही होंगी, जो केयर का काम है वो फीमेल्स का काम है, ऐसा मान लिया जाता है। ये एक धारणा है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है। तो इसको भी चैलेंज करने के लिए वो एक मेल नर्स को लेके आ रहे हैं कि मेल्स में भी तो हो सकती है, सिर्फ मदर टेरेसा ही थोड़ी हो सकती है कि जो चाहे कि लोगों की सेवा करना, मेल्स में भी कोई हो सकता है जो केयरिंग हो, ठीक है ना। तो पुरुष नर्स, क्योंकि ये एक करियर है, इसको चूज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो करियर पे चर्चा करने के लिए इन्होंने ऑपोजिट एग्जांपल चूज किया जिससे चैलेंज किया जा सके स्टीरियोटाइप को। बात ठीक है, ट्रू है, करियर ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। रीजन क्या है? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, यानी जो लिंग भेद हैं वो जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होते, यही गड़बड़ हो गई। ये मान लिया यदि आपने कि जेंडर डिफरेंसेस तो इनेट होते हैं, यानी ये तो आंतरिक है कि लड़के तो मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां कमजोर होंगी, तो ये आंतरिक नहीं होता, एनवायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है सोसाइटी के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता। वो जो क्वेश्चन आया था ना इस बार कि पिंक कलर लड़कियों से या डॉल से खेलती हैं ज्यादातर लड़कियां, ये पाया जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादातर सोसाइटी में माहौल वैसा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो वो इनेट नहीं है, वो चीज वो सोसाइटी के द्वारा एक्वायर्ड है। बेशक वो बात सही है लेकिन वो फैक्चुअली सही नहीं है। लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त तो नहीं होता है, ये कहना गलत है। समाज के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। आप लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। कितने लोग? 56% लोग। ये परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, रचनावादी सिद्धांतकारों के माने अगर हम, जिसमें पियाजे वाइगोस्की बड़ा नाम है और साथ में ब्रूनर को भी आप, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो, उनको भी आप मान सकते हैं। ठीक, पियाजे वाइगोस्की आपके सिलेबस में ज्यादा काम किए हैं, तो पियाजे वाइगोस्की की अगर हम माने यहाँ पे, रचनावादियों की माने जो बच्चे को एक्टिव रखने में, मीनिंग मेकिंग में, इन सब पे ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, यानी जहां बच्चा पैसिव है वो करेक्ट नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो वाइगोस्की मानते हैं, वो भी एक रचनावादी हैं, कि समाज और संस्कृति के संदर्भ में बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। बात सही है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, यानी नॉलेज व्यक्ति परक है। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में तो मैं उस चीज में ज्यादा जानती होंगी, किसी और का म्यूजिक में तो वो म्यूजिक के बारे में जानता होगा, किसी को गाड़ियों का शौक है तो वो गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानता होगा, तो सब्जेक्टिव हो गई। ठीक, लर्नर्स नीड टू बी एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ये बात हम कर चुके हैं बैच में भी कि
भाई जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे है, वाइगोस्की है, वो रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे, रीइंफोर्समेंट पे, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे कि नंबर्स की वजह से लालच में पढ़ लो, रिवॉर्ड के लिए पढ़ लो, इन सब की बात नहीं करेंगे। वो बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे, बिना रिवॉर्ड के, बिना पनिशमेंट के, बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देंगे बजाय कि एक्सटर्नल के, कि बाहर से लालच में पढ़ लो, कि साइकिल मिलेगी इसलिए पढ़ लो, नंबर 1 आओगे इसलिए पढ़ लो। इन सब पे ध्यान नहीं देते। रचनावादी ज्ञान की रचना पे फोकस करते हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं। एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो क्या होगा? सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है, वो रचनावाद को सही तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई करता है। उल्टा नहीं है इसका। प्लूरलिस्टिक होती है नॉलेज और मल्टीपल हो सकती है, हाँ बात सही है। तो यहाँ पे एक ही चीज गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था, तो थर्ड ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? आलोचनात्मक चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी है आजकल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, हालांकि पहले से एक क्वेश्चन आता रहा है सीटेट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले से आलोचनात्मक चिंतन पे एक क्वेश्चन आता रहा है। आलोचनात्मक चिंतन में जो साक्ष्य की भूमिका है, जो एविडेंस की भूमिका है, कि किसी ने कहा कि भाई 2000 के नोट में चिप है, आपने पूछा एविडेंस दो, कहाँ है? कहा है आरबीआई ने ऐसा, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है ऐसा, एविडेंस तो नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? हाँ तरुण, तो बात क्या हुई यहाँ पे? क्या पूछा हमसे? एविडेंस का क्या महत्व है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग कई लोग समझ लेते हैं बुराई करना, आलोचना करना किसी की, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में सभी पहलुओं से देखना किसी एक चीज को, जिसमें फैक्ट्स है, ओपिनियन है, आप देख पा रहे हैं कि क्या एविडेंस है, किस आधार पे आप देख रहे हैं, लगभग सभी पहलुओं को आप देख पा रहे हैं। इन ऑल एस्पेक्ट्स चिंतन मनन कर पा रहे हैं, सभी डेटा को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, ठीक। तो अगर हम देखें एविडेंस शुड बी, कि किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाए तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप डेटा मांग रहे हैं कि एविडेंस क्या है इसके पीछे, साइंस ने कहा है क्या है इसके पीछे, ठीक। तो एविडेंस, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें एविडेंस का महत्व बहुत ज्यादा है। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। देखो एविडेंस का मतलब ये नहीं है किसी ने एविडेंस दिखाया और आपने कहा हाँ हाँ एविडेंस मिल गया, ठीक है, वो फेक भी तो हो सकता है। आजकल अगर हम देखते हैं इतने सारे जो हम स्टिंग ऑपरेशंस देखते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेट पे, फेक वीडियोस, डीप फेक का जमाना है आजकल, तो वो विदाउट एनालिसिस अगर आपने मान लिया कि ये हाँ इस व्यक्ति की ये वीडियो वायरल हुई है, इसी ने ऐसा कहा होगा, हो सकता है वो एआई से बना करके किसी ने दी हो, तो वो एविडेंस का एनालिसिस नहीं किया आपने, यानी आपने ये नहीं देखा ये फेक आईडी है कि असली आईडी है, ये लेट्स लर्न का कोई फैन चैनल है या लेट्स लर्न का जेन्युइन जर्नल है। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, साक्ष्य के बिना विश्लेषण के अगर आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, फिर तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहेगी ही नहीं जाएगी, क्योंकि वहां सही डेटा नहीं है। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य प्रेजेंट किए गए हैं, उनका मूल्यांकन तार्किक और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये इमेज, अगर आप कोर्ट में भी कुछ पेश कर रहे हैं तो उसका भी एनालिसिस होगा प्रॉपर, कि वो फेक तो नहीं है कोई चीज, क्या आपने अपनी तरफ से बना दी हो, क्रिएट कर दी हो। तो साक्ष्यों का मूल्यांकन जो है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में किया जाना चाहिए, ये बात तो सही है। एविडेंस इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं हो सकता, रेलेवेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते हम, शुड बी इग्नोर्ड नहीं, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है जो साक्ष्य है, बस एनालिसिस करना है प्रॉपर उसका कि वो सही भी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़े से लेंदी है क्वेश्चन, लेंदी ही पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है इसमें? जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जो है वो बच्चों में रचनात्मक संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। यानी वाइगोस्की कहते हैं लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है एक सबसे बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। पियाजे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास से भाषा कई बार डेवलप हो रही होती है। तो ये विभिन्न तरह से सोचते हैं, अपने थॉट और लैंग्वेज, विचार पहले आता है कि भाषा पहले आती है, उस पर भी वो अलग सोचते हैं। तो ये बात तो ट्रू है, ये भिन्न सोचते हैं, डिफरेंट है। रीजन क्या दिया है इसका? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी जो अन्वेषण शिक्षण है जिसमें डिस्कवरी करके बच्चा सीखता है, उसमें बच्चों को अवसर दिए जाते हैं और वो खुद से सीखते हैं चीजें, है ना। मतलब यहाँ पे बात कुछ हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स से, कि भाई यहाँ कुछ बात ही नहीं चल रही, यहाँ जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही थी, यहाँ डिस्कवरी लर्निंग पे ले गए। तो ये बात तो सही है कि डिस्कवरी लर्निंग में ऐसा होता है, लेकिन ये इस कथन का रीजन सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, भाई अपना अपने अपने आप में सही है ना। सीमा भी सही है, सचिन भी सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अगर नहीं बन रही तो, या कोई और नाम ले लो आप, तो क्या होगा, फिर बात नहीं बनेगी, कहानी बिगड़ जाएगी, ब्रेकअप, ठीक। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही एक्सप्लेनेशन नहीं, सही व्याख्या नहीं करता आर ए की।
बाकी दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, स्टेटमेंट सही है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, जो एक प्रगतिशील कक्ष है, प्रगतिशील किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि बच्चा एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। जॉन डुई को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बात सही है नहीं? क्या कहता है भाई? डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते। भाई बच्चे को फ्रीडम है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये गलत हो जाएगा। आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ पूछते हैं भाई, ये बात सही है। आस्क, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, भाई टीचर भी एक्टिव है और बच्चे भी एक्टिव हैं, उसी को हम प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यानी बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं। तो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, आपस में क्वेश्चंस पूछते हैं अपने पीयर्स से, अपने सहपाठियों से, खुद से भी क्वेश्चन पूछते हैं, खुद से भी डाउट सॉल्व करते हैं। तो बी सी डी तीनों बातें सही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। 78% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जरूर आता है, मिनिमम, ज्यादा भी आते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है? वही असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है, फटाफट से देखते हैं। असर्शन यानी कथन क्या कहता है? कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच विकास दर में काफी विभिन्नताएं होती हैं। यानी अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों ही 1.5 साल के हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों सेम लेवल की भाषा सीख चुके हों, तीनों ने चलना शुरू कर दिया हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले चलना शुरू कर दिया, किसी ने बोलना जल्दी शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और। इसका मतलब क्या हुआ कि दर में भिन्नता पाई जाती है, स्टेज सेम है, दर में भिन्नता है, ये बात तो सही है। ये डिफरेंस होता है रेट में, भाई रेट तो सेम नहीं होता ना, स्टेज सेम होती है, पेस डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है विकास की। कारण क्या है इसका? डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। एक्सपीरियंशियल का मतलब है एनवायरमेंट, जो अनुभव ले रहा है बच्चा, तो हेरिडिटी, और जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी है ही, आनुवंशिकता। अब ये किस वजह से होते हैं अंतर? दर में जो भिन्नता है, जो उनको हेरिडिटी से मिला है और जैसा एनवायरमेंट मिला है, उन दोनों की अन्योन्य क्रिया से दर में भिन्नता पाई जाती है। यही 2 रीजन है, या तो हेरिडिटी या एनवायरमेंट, या इन दोनों का इंटरेक्शन, तीसरा कोई रीजन नहीं है आपके जीवन में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 4th ऑप्शन में आप लोग कह पा रहे हैं। तो ये बात ठीक हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फटाफट से पढ़ेंगे, आप लोग देंगे पोल में जवाब। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 11? विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं हमने, इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life. यानी वो बच्चे जो अपने शुरुआती वर्षों में जिनको भाषा के सीखने के लिए अच्छे मौके नहीं मिलते, उनके आसपास लोग उनसे बातचीत नहीं करते, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने का, तो भाषा के विकास में उनके दिक्कत आ सकती है। कल को अनुकूल माहौल अगर नहीं मिल रहा, डिबेट का, डिस्कशन का, चर्चा का, परिचर्चा का, है ना, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में दिक्कत होती है, भाषा पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी ना हो, ये पॉसिबल है। पिकिंग अप अ लैंग्वेज इन लेटर इन लाइफ, यानी कोई भी नई भाषा सीखनी है तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में भाषा, जो जीवन के शुरुआती साल हैं, जो चॉम्स्की भी कहते हैं, वहां इजी होता है भाषा को सीखना बाद के ईयर्स के मुकाबले। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंटर रिलेटेड। देखो यहाँ लैंग्वेज और कॉग्निशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनवायरमेंट की बात हो रही है कि सही एनवायरमेंट मिला है कि नहीं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का अच्छा खासा रोल होता है भाषा के विकास में। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डेवलपमेंट डिसऑर्डरली नहीं हो सकता, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कभी बूढ़े हो गए कभी जवान हो गए, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। मोनू और सोनू से बात मत करो, तोमर साहब पढ़ लो। देखो एक बार, देयर इज सेंसिटिव, कुछ लोग तो अपना कमेंट्स में अपने ही चक्कर में लगे रहते हैं। देयर इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, there is sensitive period for language development, या there is sensitive period of language development। भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील काल है, जब सही माहौल यदि मिले तो बहुत अच्छे से बच्चा भाषा सीख जाएगा। तो भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है जो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है, जो शुरुआत के 6 साल है आपके जीवन के, वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा विकास की दृष्टि से, जो क्रिटिकल है। तो इसलिए 4th ऑप्शन, बाद में दिक्कत होगी यदि ये शुरुआत के 6 साल में अच्छा माहौल नहीं मिला, या 10-12 साल तक मैक्स टू मैक्स,
जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो भी इन्हीं सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। भाई 5 नंबर का है समावेशी शिक्षा, क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए एक सेट में। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन। जहां सेग्रीगेशन दिख जाए इसका मतलब समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट है ये बात। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति या मदर नेचर हम कहते हैं ना, तो अगर बारिश हो रही है तो सब पे एक साथ होगी। अगर आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, हवा चलेगी सबके लिए एक साथ चलेगी, सूरज निकलेगा सबके लिए, चाहे कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है, चल सकता है, नहीं चल सकता है। उसी तरह से स्कूल्स भी सबके लिए होने चाहिए, एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशन करे जो हर बच्चे का, चाहे वो गिफ्टेड हो, बैकवर्ड हो, कुछ भी दिक्कत है उसको। तो सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन, लेबलिंग करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना गलत तरीका है। अलगाव नहीं, इंक्लूजन चाहिए। स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, ये भी गलत हो गया। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। जिन बच्चों को विशेष आवश्यकताएं हैं उनको सिर्फ क्या करेंगे हम, वोकेशनल एजुकेशन की थोड़ी बहुत स्किल्स सिखा दें, जबकि हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन रखते हैं, सारे स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, है ना। स्पेशल बच्चा जो नॉर्मल से अलग है, वो गिफ्टेड हो सकता है, वो आपका विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉजिटिव टर्म है। फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए कि अगर एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है तो उसको मैथ्स के लिए माहौल मिले, एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए माहौल मिले।